सो जैसे बहुत सारी ईंट को सीमेंट से जोड़ा जाता है, सो वैसे ही हमारा स्किन बैरियर है। सो उसमें जो ईंट है वो स्किन के सेल्स है और जो सीमेंट है वो स्किन के मॉइस्चराइजर्स है। सो आजकल हर एक दिन में मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आता है जो पूरी किट लेके आता है और वो सारे 10 से 12 बॉटल्स निकालते हैं कि मॉर्निंग में मैं नाइसिनामाइड यूज़ करती हूँ, विटामिन सी यूज़ करती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हूँ। सिम्टम्स क्या होते हैं? सपोज मैं अगर आपसे पूछूं कि जिसको स्किन बैरियर ब्रेक हो गया है, कि इंसान को कैसे पता चलेगा? फर्स्ट थिंग आई टेल माई पेशेंट्स इज समथिंग कॉल्ड स्किन फास्टिंग। तो जैसे हम खाने में फास्टिंग रखते हैं राइट, वैसे हमको स्किन फास्टिंग भी करना चाहिए। आई फर्मली बिलीव कि अगर आपको कुछ भी नहीं है तो भी यू नीड टू स्किन फास्ट समटाइम्स। मतलब यूजुअली बॉयल्स कहाँ होते हैं? ऑन द बटक्स, थाइज में वहाँ ज़्यादा होते हैं। सो हेयर रिमूवल से भी बॉयल्स होते हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर इट? सुबह अगर आप जेंटल क्लेंजर से आप फेस वॉश करते हो एंड 30 मिनट्स के बाद अगर आप आपका फेस देखते हो मिरर में, तो आपको अगर वो शाइनी लगता है देन योर स्किन इज। किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है बट टू हैव अ बेटर स्किन, Yes. तो उसको कौन सा एक्टिव स्टार्ट करना चाहिए? बहुत सारे लोग आते हैं कोलगेट लगा के, गार्लिक लगा के, Oh God. नींबू लगा के। मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि एक्ने हो रहे हैं मैम, पहले तो कभी निशान नहीं छोड़ते थे, अब जाके निशान छोड़ने लगे। सो आई एम लाइक दैट इज बिकॉज आज मैं लड़कों की तरफ से भी बात करना चाहती हूँ। देयर जो इश्यूज मेजरली वो फेस करता है। अगर आप एवरीडे शेव कर रहे हो देन यू नीड टू यूज अ बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर एवरीडे, ठीक है, एट नाइट। लड़कों को ये पता भी नहीं होगा। यू विल नॉट बिलीव के साइंटिफिकली ओनली 2 थिंग्स हैव बीन नोन टू कॉज एक्ने, दैट वन इज शुगर एंड वन इज Welcome to Level Up with Anona and to the series Behind the Beauty, an initiative by Dermatouch, जो कि इंडिया का एक बहुत ही ट्रस्टेड फार्मेसी स्किन केयर ब्रांड है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम रियल भारत के रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और डर्माटोलॉजिस्ट एंड स्किन एक्सपर्ट से समझेंगे आपकी स्किन के बारे में। वी आर टॉकिंग रियल स्टोरीज, रियल सॉल्यूशंस फॉर आवर इंडियन स्किन एंड डीबंकिंग मिथ्स अराउंड व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट। आज हमारे साथ है डॉक्टर इप्सा पांड्या, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज़्यादा है, और आज हमने स्किन बैरियर्स की बात करी है। ये ऐसा शब्द है जो बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है, बट स्किन को लेके ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, कैसे डैमेज होता है और कैसे हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में तो हमने बात की है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सोशल मीडिया ने स्किन रूटीन को इतना कॉम्प्लेक्स किया है वो, और जो इतने मिथ्स प्रिवेल करते हैं उनको बहुत सिंप्लीफाई करके ब्रेक किया है। So let's watch the whole episode and please welcome Dr. Ipsa Pandya. Hi Ipsa, namaste. Welcome Hi, to Level Up with Arona. Hi, Arona. Very excited. और हमारी जो Behind the Beauty सीरीज है, आपके साथ हम काफ़ी डर्मैट्स को जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं, और जो जितने भी सिंपल जो रियलिस्टिक मिथ्स है ना, जैसे मैं आपसे अभी कंटेंट की बात कर रही थी, जो लोगों ने वो सोशल मीडिया को देख के इतना कुछ सीख लिया है व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। जो एक टॉपिक आज हमें जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है विच इज स्किन बैरियर। मैंने काफ़ी डर्मैट्स के साथ काफ़ी इंटरव्यूज किए हैं, बट स्किन बैरियर की बात अपेरेंटली एक स्पेसिफिकली की डीप डाइव मैंने नहीं किया है अभी। और मुझे ऐसा लगा जब मैं इसका रिसर्च कर रही थी कि ये एक ऐसा कंटेंट, मान लो, ये ऐसा टॉपिक है कि जो हम एक्चुअली सारा साइंस पढ़ते हैं ना, कि मॉइस्चराइज क्यों करना चाहिए या सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए, सब क्लियर हो जाएगा जब इंसान को स्किन बैरियर पता चल जाएगा कि होता क्या है। मेरे को ऐसा पर्सनली फील हो, क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिली कि जो चीज़ें मैं सीखती आई थी वो क्यों बोलते हैं कि वो क्यों करना चाहिए। तो आपसे शुरू करती हूँ, स्किन बैरियर क्या है, अगर एक सिंपल शब्दों में आप बता पाओ लोगों को। राइट। सो हमारे स्किन में 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, दैट इज आवर स्किन बैरियर। ओके। यू हैव टू इमेजिन कि ईंट होती है और सीमेंट होता है, राइट। सो जैसे बहुत सारी ईंट को सीमेंट से जोड़ा जाता है, सो वैसे ही हमारा स्किन बैरियर है। सो उसमें जो ईंट है वो स्किन के सेल्स है और जो सीमेंट है वो नेचुरल स्किन के मॉइस्चराइजर्स है, जिसमें सेरेमाइड्स आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, फैटी एसिड्स आता है। कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स। यस। ओके। सो दैट एंटायर स्ट्रक्चर जो नेटवर्क बनता है, दैट इज द स्किन बैरियर। And which prevents things from outside to come inside. Water loss prevent करता है, स्किन की इम्यूनिटी बढ़ाता है, बिकॉज स्किन में एज यू नो के देर आर गुड बैक्टीरिया ऑल्सो, राइट। तो वो सब ये अपने बैरियर में होते हैं। सो इट काइंड ऑफ
is an immune defense system also. ओह वाओ, मतलब आपने तो लिटरली ऐसे इट्स लाइक अ वॉल जो हमें Yes, प्रोटेक्ट yes, कर रही है। exactly. Yeah, Oh, wow. it's like a brick and mortar wall. तो आपने बोला कि ब्रिक्स हैं वो सेल हैं, Yes. और जो कनेक्ट कर रहे हैं Yes. वो सेरेमाइड्स, सारे मॉइस्चर Yes. जो So हम it's a lipid complex basically, Lipid जो complex. cells को stick करता है. स्टिक करता है। तो जब Yes. हम ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे नेचुरल चीजें खत्म हो रही हैं, जैसे नेचुरल ऑयल्स और ये सारी Yes. बातें करते हैं, सो इट्स दैट ओनली। Yes. So वो natural moisturizers कम हो रहे हैं ओके। with time, with age, and because of different factors which we'll discuss. अच्छा, तो उसकी वजह से वो जो स्किन को जोड़ रहे हैं, सेल्स को जोड़ रहे हैं, वो चीज कम होती है और उससे स्किन में इश्यूज आते हैं। बैरियर डैमेज होता है। ओके। और आपने क्या क्या, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, कि आपने क्या क्या बताया कि व्हाट आर द यूसेज, ये क्या क्या चीजें हमें Yes. So first is it acts as a physical barrier. ठीक है। कि बाहर की चीज़ें, डस्ट का हो, पोल्यूशन का हो, इन्फेक्शंस, इवन जो फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उसको प्रिवेंट करता है बैरियर। ठीक है। सेकंड इज़ कि वो रेगुलेट करता है वाटर को। सो बाहर से वाटर जितना चाहिए उतना लेता है, अंदर से वाटर जाने नहीं देता है, तो वो मॉइस्चर रिटेन करता है। बिकॉज ऑफ विच कि जब बैरियर डैमेज होता है तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, बिकॉज वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है मॉइस्चर। एंड थर्ड इज़ द इम्यूनिटी पार्ट ऑफ इट, कि स्किन की इम्यूनिटी वो बनाए रखता है, बिकॉज इट हैज़ गुड बैक्टीरिया, उसमें कुछ सेल्स भी होते हैं, इम्यून सेल्स, जिसके साथ वो स्किन की इम्यूनिटी को बनाए रखता है। सो बिकॉज ऑफ विच अगेन जब बैरियर डैमेज होता है तो हमको इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको बॉयल्स हो जाते हैं, यू नो, बट्स पे बॉयल्स, बैक पे बॉयल्स, सिर में बॉयल्स। इट इज़ ऑल बिकॉज विथ अप जनरेशन कहो, लाइफस्टाइल कहो, कि जिसकी वजह से बैरियर बहुत डैमेज हो रहा है। तो जिस एरिया में बॉयल्स हो रहे हैं, आप ये बोल सकते हो एरिया वाइज होता है, yes, है ना? इट्स एरिया वाइज आल्सो। yes. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ पे आ रहे हैं या फेस पे एक्ने आ रहे हैं, तो जिस एरिया में, उस एरिया का आपका बैरियर डैमेज होता है। क्यों होता है? बिगेस्ट क्वेश्चन। यस। सो बैरियर डैमेज के मल्टीपल रीजंस है। वन कैन बी सन एक्सपोजर, नॉट यूजिंग अ सनस्क्रीन डेली। सेकेंड, मुझे ये जनरेशन के लिए जो सबसे रेलिवेंट लगता है, इट इज़ दैट बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ लगा रहे हैं। सो आजकल हर एक दिन में मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आता है जो पूरी किट लेके आता है, और वो सारे 10 से 12 बॉटल्स निकालते हैं कि मॉर्निंग में मैं नाइसिनामाइड यूज़ करती हूँ, विटामिन सी यूज़ करती हूँ, हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ करती हूँ, रात को मैं सैलिसिलिक करती हूँ, रेटिनॉल करती हूँ। सो दिस इज़ समथिंग आई टेल माई पेशेंट्स कि भले ही आप बेस्ट ब्रांड्स यूज़ कर रहे हो, बट इफ़ यू आर यूजिंग टू मेनी एक्टिव्स, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क फॉर योर स्किन। वो अल्टीमेटली खिचड़ी होने वाली है फेस पे, जिसकी वजह से फिर बैरियर डैमेज होगा। एंड देन जिनको नहीं होते हैं एक्ने, उनको भी फिर अभी काफ़ी सारे लोग को एक्ने हो रहे हैं। मतलब कितने सारे लोग आके बोल रहे हैं कि मैम टीनेज में नहीं हुआ, अब 30s और 40s में जाके एक्ने हो रहे हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि हम बैरियर को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अदर रीजंस आर स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट में भी आई वुड से कि पहले नहीं होता था, बट बिकॉज अभी डेयरी में इतना सारे हार्मोन्स इंजेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक्सेसिव डेयरी कंजम्पशन कैन ऑल्सो वीकन द स्किन बैरियर। Oh, it can. Yeah, it can. And using harmful cleansers, फिर any kind of hair removal also kind of disrupts your barrier. Hair removal मतलब shaving करो या waxing करो, anything, थोड़ा बहुत डैमेज उससे भी होता है। एंड द लास्ट थिंग इज जेनेटिक फैक्टर। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसमें जेनेटिकली ही आपका बैरियर वीक होता है फ्रॉम बर्थ। ठीक है। अब किड्स में क्या होता है, बेबीज में, कि एवरी अदर बेबी का बैरियर वीक होता है बिकॉज दे आर स्मॉल, बट एज दे ग्रो अप वो स्ट्रेंथन हो जाता है। बट देर आर सम पीपल हु हैव एटोपिक डर्मेटाइटिस जो अडल्ट लाइफ में भी वो कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टेंटली इची स्किन होती है, एक्जिमा होता है, ड्राइनेस रहती है थ्रू आउट द ईयर, सीजनल चेंज में हर बार रेडनेस हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन विच इज जेनेटिकली उनका बैरियर डिफेक्ट होता है। बैरियर डिफेक्ट होता है? यस, जेनेटिकली बाय बर्थ। ओ, तो उसमें एज और कोई फैक्टर या तुम कितना प्रिवेंशन कर लो, इट्स लाइक एन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, जिसमें आपको अलग अलग चीजें, जैसे आपने बोला एक्जिमा या कुछ भी हो सकता है। सो यू कैन कंसिडर इट लाइक जैसे लंग्स के लिए एस्थमा होता है जो भी बाय बर्थ होता है। सो एनी ट्रिगर फ्रॉम आउटसाइड विल
trigger the asthma. Trigger So it's it, the same हाँ. thing for the skin कि उनका barrier weak होता है because of it, anything from outside will trigger it. तो ऐसा. क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? सपोज मैं अगर आपसे पूछूं कि जिसको स्किन बैरियर ब्रेक हो गया है, एक इंसान को कैसे पता चलेगा इट्स राइट. सी सो सिम्टम वाइज पहले तो इचीनेस होता है, बर्निंग होती है, रेडनेस हो जाता है इन जनरल, स्पेसिफिकली व्हेन यू गो आउट इन द सन आपको रेडनेस होता है. और वन वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लेन विच माई पेशेंट्स गिव इज कि मैम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो ना सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ अ बैरियर डिफेक्ट कि आपको कुछ भी सूट नहीं हो रहा है. देन स्किन पील ऑफ हो जाती है. जैसे मैंने बताया अगर आपका वो माइक्रोबायोम इंटैक्ट नहीं है तो रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं ग्रॉइंस में, प्राइवेट एरियाज़ में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बॉयल्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स निशान छोड़ जाते हैं. इवन इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग इट स्टिल लीव्स मार्क्स. सो दीज आर ऑल साइंस कि आपका बैरियर डैमेज हो चुका है. ओके. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स फॉर द होल बॉडी. Yes, ये yes. कोई स्पेसिफिक जो आपने बात करी कि सिर्फ जनरली स्किन की जब भी बात करते हैं लोग सिर्फ फेस को की ही बात करते हैं, कंसिडर yes. करके चलते हैं. Yeah. बट एनीथिंग कैन हैपन एट एनी Yeah. पार्ट कंसिडरिंग आपका बैरियर ब्रेक हो Break रहा हो है. रहा दैट्स है, द होल yes, पॉइंट. yes. आपने सिम्टम्स की बात करी, ये सिम्टम्स है. आपने बात करी कि क्यों होता है क्यों, reasons. और क्या होता है उसमें. Yes. ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं इसके? व्हाट आर द सॉल्यूशंस अबाउट इट? राइट. सो वेल सो जैसे मैंने बताया डिफरेंट साइंस के डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं. जैसे अगर बॉयल्स हो रहे हैं तब तो हम एंटीबायोटिक लोशंस देते हैं. अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो वी गिव एंटीबायोटिक टैबलेट्स. बट ओवरऑल फेस पे अगर इफ़ यू फील कि आपका बैरियर डैमेज हो रहा है, कि मतलब रेडनेस ज़्यादा हो रहा है, बर्निंग ज़्यादा हो रहा है, सो द फर्स्ट थिंग आई टेल माई पेशेंट्स इज समथिंग कॉल्ड स्किन फास्टिंग. तो जैसे हम खाने में फास्टिंग रखते हैं राइट, वैसे हमको स्किन फास्टिंग भी करना चाहिए. आई तो फर्मली बिलीव कि अगर आपको कुछ भी नहीं है तो अभी यू नीड टू स्किन फास्ट समटाइम्स. मतलब स्किन फास्टिंग मीन्स यू जस्ट अप्लाई फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, नो एक्टिव्स. राइट. सो अगर आपको लगता है बैरियर डैमेज हो रहा है तो 10 to 15 days don't use any active. Just use moisturizer, a hydrating moisturizer, even hydrating sunscreens आते हैं, and a gentle cleanser. Don't use very harsh cleansers, right? सो उसको आप दिन में 3 बार मॉइस्चराइज करो, सनस्क्रीन लगाओ, फिजिकल प्रोटेक्शन भी करो, सनस्क्रीन के ऊपर भी फिजिकल प्रोटेक्शन करो. दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू टू काइंड ऑफ रिपेयर योर बैरियर. अब बैरियर रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितना सिवियरिटी है बैरियर डैमेज का. सो इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 weeks टू अ कपल ऑफ मंथ्स ऑल्सो टू रिपेयर द बैरियर. एंड फिर जब आपको लगता है कि अब ठीक हो गया है तो जब आप एक्टिव स्टार्ट करते हो, सब कुछ एक साथ मत कर लो. यू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड शॉर्ट कॉन्टैक्ट थेरेपी जो हम देते हैं कि 8 बजे लगाओ, 10 बजे निकाल दो. ऐसा करो आप 1 week के लिए. उसमें अगर कोई इशू नहीं आ रहा है क्या निकाल दो 8 बजे? सो एक्टिव्स, लाइक एक्टिव. जैसे मोस्टली बैरियर डैमेज होता है बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ एक्टिव्स. एंड अगर कोई दूसरा भी रीजन है तो आप एक्टिव यूज करोगे उसके ऊपर तो वो और खराब हो जाएगा. दैट्स व्हाई यू जस्ट नीड टू यूज मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड फेस वॉश. एंड व्हेन यू आर रीइंट्रोड्यूसिंग द एक्टिव, मेक इट लाइक एन एस्केलेटिंग डोज. डोंट यूज इट के रोज सुबह से स्टार्ट कर दो, मॉर्निंग में भी लगाओ, नाइट में भी लगाओ. एक बार नाइट का लगाओ, 2 घंटे के लिए लगाओ 1 week के लिए. देन यू मेक इट ओवरनाइट. देन वो अगर आपको 2-3 week अच्छा चलता है देन यू स्टार्ट विद द मॉर्निंग क्रीम. इस तरह से करो. सी स्किन अडेप्ट्स वेरी क्विकली. सो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रेटिनॉल लगा दिया, आपको रिएक्शन आया फिर आप लगा नहीं सकते. इट्स प्रॉब्ली बिकॉज आपने कुछ ज़्यादा ही लगा दिया होगा फॉर योर स्किन टू काइंड ऑफ टेक इट. सो धीरे धीरे से स्टार्ट करो, देन इट विल डेफिनेटली गेट बेटर. बट मैं आपसे अगर पूछूं कि जनरली लोग कितना एक्टिव्स इंडिया में अभी, बिकॉज आई थिंक आपके पास तो पेशेंट्स ही एक्टिव्स वाले आते होंगे इसलिए, बट स्टिल इतना कॉमन है कि लोग ये एक्टिव्स का तामझाम कर रहे हैं या दे आर जस्ट अबाउट स्किन फास्टिंग? मैंने एक पर्सनल एक परसेप्शन से पूछ रही हूँ, हाउ इज इट, व्हाट डू यू थिंक? No, people are using actives Blindly? like blindly. Yeah, because of the skin influencers, like you mentioned. Instagram revolution. Ads आती है, अच्छा लगता है, बाय कर लेते हैं. सो देयर इज लॉट, लाइक एक साथ एक टाइम पे मैं पर्सनली एक एक्टिव से ज़्यादा नहीं देती. आई ऑलवेज गिव 1 एक्टिव इन द मॉर्निंग एंड 1 एक्टिव इन द नाइट. अगर मुझे लगता है कि पेशेंट को बहुत सारे कंसर्न्स है, जैसे एक्ने भी है, पिगमेंटेशन भी है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऑल्टरनेट नाइट्स अलग अलग एक्टिव्स देती हूँ कि आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये लगाओ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये लगाओ. सो दैट इज ऑल्सो लाइक 3 एक्टिव्स at the max in a whole week. Yeah, in a whole जिन लोगों को नहीं पता, आप एक ब्रीफ में बता सकते हो एक्टिव्स होता क्या है? Yes, so actives is something that is used to
target a particular concern. Like for example, अगर आपको acne है तो we use salicylic acid. So the salicylic acid is an active. If you want anti-aging, so you use retinol. Retinol is an active. अगर आपको brightness चाहिए, आप vitamin C use करो. So vitamin C is an active. So anything that will help you target a concern is an active. And supplementary में ये सब आता है, sunscreen, moisturizer, face wash. Those are not actives. Why they are called active? But क्या active क्या कर So देते हैं basically वो active इसलिए है because वो आपके pimples मतलब वो आपकी concern को मिटा देता है. Like they directly Yes, they work target on that. it. Yes, so they are active on that particular concern. Okay. That's why they are called actives. Okay. So आप जो बता रहे हो उस हिसाब से one thing that I understand is because it's more of a medicine sort, so Yes. you should take recommendation and prescription for it. Yes. लोग वो नहीं कर रहे हैं हैं, और वो yes. खुद लगा रहे हैं. Yes. And- So हाँ, so please. basically पिंपल्स के लिए हाइलोरॉनिक एसिड कभी काम नहीं करता है, पर मेरे पास 10 में से 8 लोग आते हैं हाइलोरॉनिक एसिड की बॉटल लेके कि मैम मैंने ये पिंपल पे लगाया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. बट बिकॉज दे डोंट नो कि इट नेवर वर्क्स ऑन, वो सिर्फ फैंसी लगता है, बॉटल्स फैंसी होते हैं, फैंसी लगता है तो ले लेते हैं कि हाइलोरॉनिक एसिड. बट हाइलोरॉनिक एसिड आपकी स्किन को ओवर हाइड्रेट कर देता है, जिसकी वजह से पिंपल्स बढ़ सकते हैं. So this is the case. And one thing also that you mentioned कि moisturizer लगाना चाहिए, supplements साथ में लगाने चाहिए. Yes. You should not directly use actives. use active on that. Yeah. कौन से एज से पर जो जनरली होता है ना कि स्किन बैरियर जैसे आपने बात करी कि विद एज भी होता है, तो व्हाट इज अ सर्टेन एज कि जो आपका लग रहा है कि आप बेसिक चीजें अभी तक कर रहे थे, आप फेस वॉश करते थे, मॉइस्चराइजर लगाते थे, सनस्क्रीन लगाते थे, नाउ एट दिस एज और एट दिस स्टेज इन योर लाइफ आपको यू नो स्किन फास्टिंग से ऊपर जाना चाहिए, वेर यू शुड बी यूजिंग एक्टिव्स. तो वो कौन सी एज से आपको लगता है कि स्किन बैरियर में कुछ है कि चेंजेस आएंगे probably with your age and you should start focusing on that way? ऐसा कुछ होता है? So basically apart from acne, अगर आपको एक normal skin routine start करना है, you can start it after 25. ठीक है. बट एक्ने इज समथिंग कि अगर राइट टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो स्कार्स छोड़ जाता है, मार्क्स छोड़ जाता है, इसीलिए एक्ने इवन टीनेजर्स भी आते हैं. सो एक्ने के लिए जो एक्टिव्स होते हैं, सैलिसिलिक है, एडाप्लिन है, ऑल दीज आर प्रिस्क्राइब बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, बट दे कैन स्टार्ट इट इवन इन द टीनेज. ओके. बट जैसे अनइवन स्किन टोन के लिए कुछ चाहिए, ब्राइटनेस के लिए कुछ चाहिए, वो सब चेंजेस ही आपको दिखना स्टार्ट होंगे 25 के बाद. सो यू कैन हैव अ प्रॉपर स्किन रूटीन आफ्टर 25. बट एक्ने अगर है सो डोंट वेट, बिकॉज फिर वो जो खड्डे पड़ जाता है ना, वो फिर कोई क्रीम से जाते नहीं है. एंड इवन ट्रीटमेंट कितनी भी करते हैं, इट डज नॉट गिव यू लाइक अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट. वो एनीवेयर बिटवीन 50 to 60% रिजल्ट देगा. सो इट्स बेटर टू ट्रीट एक्ने ऑन टाइम. Acne on time. Yes. And you spoke of, these are actives जो actives basically define होगा कि कोई चीज जो तुम्हारी problem है उसका उसको solution target है. करती है, yes. Then you spoke about ceramides also because Yes. lot of promotion is there of ceramides also कि Yes. ceramides creams में होना चाहिए. उसका काम क्या होता है? because you mentioned वो connect बिकॉज करते वो हैं. ऑलरेडी हमारी स्किन में है, हाँ. जो विथ एज एंड बिकॉज whenever the barrier gets disrupted वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको एक्सटर्नली सप्लीमेंट करना पड़ता है ceramides. Yeah. तो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि फर्स्ट लेयर है स्किन का, तो जो बाहर से तुम क्रीम्स और सेरेमाइड्स लगा रहे हो वो फिर फर्क देता Yes, होगा, है ना? definitely देता है, definitely वो देता है. Yes. एंड यू मेंशन अबाउट वाटर आल्सो, तो Yes. वाटर इनटेक का स्किन बैरियर पे कुछ फर्क पड़ता है, लाइक यू हाइड्रेशन की जो हम बात करते हैं? Yes, definitely. So मतलब ओवरऑल एनर्जी लेवल्स के लिए भी वाटर इज गुड, एंड फॉर द बैरियर ऑल्सो इट इज गुड, बिकॉज इंटरनली हाइड्रेशन मिलना भी काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे डीपर लेयर्स में अगर आप देखोगे वहाँ कोलेजन होता है, विच इज फॉर द टाइटनेस ऑफ द स्किन, तो उन सब के लिए भी वाटर इज एसेंशियल. तो अगर स्किन बैरियर डैमेज हो गया तो हाउ डज इट इम्पैक्ट ऑन द डीपर लेयर आल्सो? मतलब होता है सो डीपर लेयर में स्किन बैरियर सबसे पहले वो होता है, फिर धीरे धीरे विथ एज कोलेजन और इलास्टिन भी कम हो जाता है. सो डायरेक्ट रिलेशन ऐसा इतना नहीं रहता है, बट बिकॉज आई टोल्ड यू कि इम्यून सेल्स होते हैं फर्स्ट लेयर में, और वो दे कम्युनिकेट विद द डीपर लेयर्स, तो इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ सकते हैं. इन्फेक्शन जैसे बॉयल्स है, फंगल इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शंस है, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं. ओके. तो मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, जनरली जैसे आपने स्किन का बोला कि स्किन पे लोग एक्टिव्स यूज करते हैं, पर ये पैर में, हाथ में बॉयल्स या ये ढकी हुई स्किन है, ये तो ना आपका सन की वजह से इफेक्ट हो रही है, या ना आप एक्टिव्स यूज कर रहे हो तब भी बॉयल्स हो रहे हैं, तब उसका स्किन बैरियर क्यों खराब हो रहा है? सो दैट कैन बी समथिंग विच कैन बी ईदर रिलेटेड टू योर डाइट. यूजुअली बॉयल्स का होते हैं ऑन द बटक्स, वहाँ ज़्यादा होते हैं, थाइज में जहाँ वहाँ ज़्यादा होते हैं. सो हेयर रिमूवल से भी बॉयल्स होते हैं. लाइक इफ़ यू यूज़ रेजर्स इम्प्रॉपरली इन दोज एरियाज, तो वहाँ पे पोस्ट
रेजर जो बम्प्स बोलते हैं वो पहले सिर्फ बम्प्स होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द एनवायरनमेंट, स्पेशली समर्स में, रेनी सीजन में, वो एरिया कैसा है जहाँ पे एयर नहीं मिलती है, फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दैट दे गेट इन्फेक्टेड। तो उसकी वजह से उनका स्किन, फॉर एग्जांपल बर्ड्स की आप बात करो तो वो स्किन बैरियर डिसरप्ट हो जाता है, इसकी वजह से वो होता है। कभी कभी डाइट में भी अगर आप बहुत शुगर खाते हो उसकी वजह से भी इंटरनली भी वो स्किन बैरियर डिसरप्ट हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच बॉयल्स होते हैं। सो दैट्स वाई वेन एवर अ पेशेंट ऑफ बॉयल कम्स मे बी ओवर 30, आई ऑलवेज गेट अ डायबिटीज टेस्ट डन, बिकॉज डायबिटिक्स में शुगर बॉयल्स काफी ज्यादा होते हैं। इट इज काइंड ऑफ लाइक अ ऑन द होल बॉडी या मेंशनिंग और द थाइज और butts, either calves, anywhere. Okay. Yeah, so recurrent boils can be a sign of diabetes. Even recurrent fungal infections can also be a sign of diabetes. That's very important. Why I ask, because जो ये groin के या butts Yes. के आप जो boils की बात कर रहे हो, ये मेरे को अब भी ऐसा स्ट्राइक हो रहा है कि ये बहुत कॉमन है. These are like super common, specifically in Indian skin जो बोलते हैं generally. तो उसका आप बोल रहे हो कि एक रीजन की फ्रिक्शन वगैरह constant होता है, उससे बैरियर ब्रेक हो जाता है. Yes. What's the solution for it? You cannot use actives, I'm assuming, on So groin area or नहीं कर everything. सकते, but आप वहाँ पे barrier repair moisturizers use कर सकते हो. That works. Yeah, that works. And plus वहाँ पे boils can also be because of कुछ लोग जैसे if you go to the washroom वहाँ पे constant गीले रहने की वजह से भी boils होते हैं. Yeah. So you have to keep it dry but also use a barrier repair moisturizer. So during the day what I tell them is कि आप टिश्यू पेपर से ही ड्राई करो, don't use a napkin or anything like that. टिश्यू से ड्राई करो, वहाँ पे एंटी फंगल पाउडर स्प्रे करो ताकि वो स्वेट अब्जॉर्ब कर सके, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर सके. एंड एट नाइट एक बार आप जब एसी में हो तब आप एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर यूज करो ताकि इट विल हेल्प यू. सो बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट लाइक अ क्विक फिक्स, बिकॉज तुरंत बैरियर नहीं रिपेयर हो पाएगा. बट इफ़ यू यूज़ देम ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस तो आपके जो भी इंसिडेंट्स है, आप एक्जिमा कहो, इन्फेक्शंस कहो, एक्ने कहो, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बिकॉज दोज क्रीम्स विल ग्रेजुअली स्ट्रेंथन योर बैरियर. और आपने जो बोला ये मॉइस्चराइजर्स होते हैं स्पेसिफिकली बैरियर रिपेयर, तो उनके क्या लेबल पे लोगों को पढ़ना चाहिए इंग्रेडिएंट्स जो राइट. सो वैसे मोस्ट ऑफ देम गिव अ दे मेंशन ओनली कि इट्स अ बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर, बट सेरेमाइड्स है, स्क्वालिन है, these are the contents of a good barrier moisturizer. मैं तो personally ceramides वाले काफ़ी prefer करती हूँ because they give good results. So these are the things that you need to see. Even hyaluronic acid for that matter, not the serums but hyaluronic acid के creams आते हैं. They are also good barrier repair moisturizers. Okay. So किसी को अगर issue ना भी दिख रहा हो, वो भी they can also use it. They can also use it. They should be using it then. Yes, definitely. Because ultimately कुछ भी आप नहीं कर रहे हो गलत, फिर भी with age तो आपका barrier disrupt हो ही रहा है, because आपके नेचुरल मॉइस्चराइजर्स कम ही हो रहे हैं. तो ये जो जैसे मेरे को विद एज मेरे एक्ने के बैटल के बाद मुझे समझ आया कि आई कॉन्स्टेंटली यूज अप वो जो डर्मैट प्रेफर्ड जो क्लिंजर्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे एक बेसिक पूछूं, फेस वॉश और क्लिंजर, इसमें डिफरेंस क्या होता है? सी दे आर यूज्ड कॉमनली, बहुत इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट फेस वॉशेज आर यूजुअली फॉर ऑयली स्किन, मेंट टू बी फॉर ऑयली स्किन. ओके. लाइक फॉर रिमूवल ऑफ डर्ट, ऑयल अनक्लॉगिंग ऑफ पोर्स एंड एक्सेट्रा. तो ड्राई स्किन वाले भी आते हैं ना? हाँ. सो ड्राई स्किन इज यूज्ड यूजुअली फॉर क्लेंजर्स, वर्ड जो जेंटल क्लेंजर्स होता है. सो दे आर यूजुअली क्लेंजर्स टेंड टू हैव moisturizers in them. ऐसा. बट इंटरचेंजेबली यूज होता है. जैसे सेटाफिल है, सेटाफिल का मतलब एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी क्लेंजर है, बट इट ऑल्सो हैज मॉइस्चराइजर्स इन इट. दैट्स व्हाई दे कॉल इट क्लेंजर्स. तो अगर फेस वॉश ना यूज करो, सिर्फ क्लेंजर यूज करो एंड देन यू डू रेस्ट ऑफ द थिंग, तो दैट इज आल्सो फाइन ना? एब्सोल्युटली. तो आई कैन से दिस की जो जनरली अगर एक स्किन केयर रूटीन पे जाना चाहते हैं तो एक बेसिक क्लेंजर डर्मैट वाले जो होते हैं, व्हाट आर योर सजेशंस, लाइक टॉप सजेशंस जो अगर हम बोलते हैं जनरली कि कोई भी आप ब्रांड का जिसपे कुछ लिखा हो स्पेसिफिकली ये क्लेंजर बेस्ट है, ऐसा क्या बोलते हो आप? मतलब so you want me to not the brand, just कि ingredients label wise जो मैं बात करती हूँ ना, कि ये चीज़ it depends on the skin type. So I usually prescribe different cleansers for different skin type, right? So जैसे अगर oily skin मतलब acne prone oily skin है तो something with salicylic is needed because to control the oil. With if someone has very sensitive skin तो उसपे sensitive skin cleansers लिखा होता है, so that is there. अगर dry skin है तो उसमें gentle cleansers लिखा होता है. ऐसा. पर ऐसे ऑल टाइप कुछ नहीं होता है कि ऐसे नहीं, यू शुड एज पर, बट दैट्स द होल पॉइंट ना कि लोगों को स्किन ही अपनी समझ नहीं आती, बिकॉज वेदर वाइज स्किन कितनी अब एक इंसान की चेंज होती है. दैट्स व्हाट इवन इंटरव्यूइंग सो मेनी पॉडकास्ट डर्मैट्स आल्सो मेरे को ये चीज समझ आई एंड देन आई रियलाइज्ड इट. मैंने कि मेरी
अब मॉनसून आया तो मेरी स्किन का टेक्सचर अलग हो जाएगा, वो प्रोबेबली ऑयली से शिफ्ट हो जाएगी, Right. या विंटर में फिर वो ड्राई पे शिफ्ट हो जाएगी. Yes. तो व्हाई डज दैट हैपन? सी सो एक बहुत सिंपल टेस्ट है जो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, बट नॉर्मली व्हाट वी टेल पेशेंट्स इज कि सुबह अगर आप फेस वॉश जेंटल क्लेंजर से आप फेस वॉश करते हो एंड 30 मिनट्स के बाद अगर आप आपका फेस देखते हो मिरर में, तो आपको अगर वो शाइनी लगता है देन योर स्किन इज ऑयली. If it feels cracked, then your skin is dry. And if it feels normal, your skin is normal. But जैसे आपने you got a very good point, इसके आजकल out of 10 patients मेरे 7 से 8 patients की combination skin है. That is why it's getting very difficult to kind of prescribe products, and because हर एक season में products change होते रहते हैं. So there are patients who have a lot of acne but they still have very dry skin. सो उन सब में दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि वो आपको प्रॉपर मॉइस्चराइजर भी दे, बिकॉज सी एनी एक्ने कम करने के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो तो आपकी स्किन को ड्राई करेगा और ड्राई कर देगा, बिकॉज उसको ऑयली से ड्राई में करना है. उसके ऊपर भी फिर अगर आप मॉइस्चराइजर भी बहुत लाइट यूज़ करोगे तो आपकी ड्राई वाली जो ड्राई स्किन है दैट विल वर्सन, वहाँ पे बैरियर डैमेज हो जाएगा. सो दैट्स वाई उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी की तरह हम देते हैं कि वी गिव अ गुड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर विच इज स्टिल नॉन कोमेडोजेनिक. नॉन कोमेडोजेनिक इज कि वो एक्ने मतलब एक्ने नहीं करेगा. सो उस तरह से फेस वॉश भी हम कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अलग देते हैं. सनस्क्रीन भी वी गिव अ हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन. सो दीज आर द थिंग्स दैट थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है. तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि जब तुमको कोई इशू आने लगा है देन यू शुड अंडरस्टैंड योर साइंस फ्रॉम अ डॉक्टर, अ प्रोफेशनल. अदरवाइज जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं जो आपने बताया कि इन टर्म्स ऑफ क्लेंजर एंड मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, दीज आर इम्पोर्टेंट. एंड उसके ऊपर एज पर योर एज आपको एक्टिव्स जो जरूरी है वो स्टार्ट करने चाहिए. और स्टेप आपने एक्टिव स्टार्ट करने का बोला कि विद टाइम एज एकदम नहीं करना नहीं लगाओ. यस. सो इवन आज तक भी मैं व्हेनेवर आई गिव अ प्रिस्क्रिप्शन टू माय पेशेंट, मॉर्निंग क्रीम नाइट क्रीम, आई ऑलवेज टेल देम पहले नाइट क्रीम यूज करो 2 weeks. फिर कुछ नहीं होता है, ओके रहता है, फिर आप डे क्रीम. नाइट क्रीम, yeah, so night cream is a night active and day cream is the day active. ऐसा. So I always tell them to start with one active first, even though I write it down both because 15 दिन में वापस नहीं बुला सकती पेशेंट को. So पहले वो 2 weeks के लिए एक एक्टिव स्टार्ट करेगा, अगर उससे वो सूट हो रहा है फिर वो सेकंड एक्टिव. बट इसमें आपने जैसे बोला कि एक्टिव्स आर बेसिकली एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है बट टू प्रिवेंट एज इन टू हैव अ बेटर स्किन, तो उसको कौन सा एक्टिव स्टार्ट करना चाहिए? सो दे कैन स्टार्ट समथिंग फॉर एक्सफोलिएशन. सो एक्सफोलिएशन इज के जो एवरीडे बेसिस पे आपकी डेड स्किन डल स्किन रिमूव करते रहते हैं वैसे क्रीम्स. सो दे यूजुअली कंटेन फ्रूट एसिड्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा. सो पिगमेंटेशन में भी हम देते हैं, बट पिगमेंटेशन में फिर हम उनका परसेंटेज ज़्यादा देंगे. अगर उनका मिनिमम परसेंटेज वाला जो होता है, अगर 25 साल का कोई इंसान चाहता है कि स्किन को मेंटेन करना है, तो दे कैन स्टार्ट विद अ सिंपल ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम ऑन अ रेगुलर बेसिस. उसका नाम ही ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम होगा. सो द कंटेंट विल बी ग्लाइकोलिक एसिड, द ब्रांड नेम विल बी डिफरेंट, but they can start with as simple as just one ingredient once at night if they don't have anything else. I firmly believe in using minimum products. So अगर ज़्यादा नहीं करना है तो एक एक्टिव भी इनफ रहता है. Why I asked this because ये चीज़ दिमाग में लोगों के, जो आपने बोला ना, अगर हम भी बात कर रहे हैं तो एक चीज दिमाग में आएगी कि यार आई शुड स्टार्ट, पर वही है फिर, क्योंकि वो मिस आउट वाला हो जाता है कि यार सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा तो मेरी स्किन तो उतनी ग्लो नहीं कर पाएगी यार, 5 साल बाद मेरी स्किन खराब ना हो जाए. तो दैट्स व्हाई दे कम. और बेसिक जो आपने बोला 3 चीजें, विटामिन सी, रेटिनॉल, मतलब ये चीजें हैं जो स्पेसिफिक लोग सबसे पहले घर पे लेके आते हैं. जितना नायासिनामाइड जो आपने बात की ये लेके आते हैं. तो आपने बोला ग्लाइकोलिक एसिड यूज करो, दैट्स द फर्स्ट. अगर कुछ भी नहीं, उससे आपने बोला क्या एक्सफोलिएशन होता है, सो डेड स्किन रिमूवल होता है रेगुलर बेसिस पे. बट अगेन आई वुड लाइक टू reinstate that moisturizer, sunscreen, face wash तो basic है. You cannot skip that and then use glycolic. वरना again there will be a problem. Of course. So moisturizer has to be used whenever you're using any active. ठीक है. Perfect. Exfoliation की आपने बात की. One of the biggest reason I again saw कि जिसकी वजह से बैरियर अपना खराब होता है अगर ओवर किया तो. Yes. तो आपने जो रीजंस देखे हैं, सिर्फ यही देखा है कि एक्टिव्स यूज किया इंसान ने, या जो नॉर्मल देसी मेथड होता है एक्सफोलिएशन, स्क्रबिंग, उसकी वजह से भी हो रहा है? हाउ इज द? यस, इट्स एक्चुअली 50-50. बहुत सारे लोग आते हैं कोलगेट लगा के, गार्लिक लगा के, oh God, नींबू लगा के,
So then what happens is कि whenever so people ask me कि जैसे आपने भी बताया कि पुराने ज़माने में तो ये चलता था राइट. अब पुराने ज़माने में चलता था बट you also have to understand कि नए ज़माने में more effective and less dangerous options आ गए हैं. सो वाई नॉट यूज दैट राइट. मतलब स्क्रबिंग भी वही काम करता है एक्सफोलिएशन का बट इट इज़ अ फिजिकल मेथड जिसमें बैरियर डैमेज होने के चांसेस है. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि स्क्रबिंग सबको ही हार्म करेगा. जिनकी थिक स्किन है, जिनकी नॉर्मल स्किन है, उनको इतना हार्म ना भी करे. पर हार्म करता है. It does harm. Physical मतलब जैसे if you have acne and you scrub on it, it will increase the acne. But if you don't have acne? Then it might not. But if you have better options like say you have a glycolic acid peel or glycolic acid थोड़ा higher concentration में glycolic acid cream है या serum है तो why not use that for exfoliation. ऐसा. तो इसका मतलब तो scrubs फिर जो external physical scrubs जो आप बोल रहे हो तो use करने ही नहीं चाहिए. नहीं करने चाहिए ideally. and जो body scrub करते हैं ना, so this is a little unrelated to the topic but there is something called macular amyloidosis जो होता है एक condition. आपने शायद देखा होगा जो लोग ऐसे बैक पे black patches होते हैं उनको ऐसे net वाले ऐसे it's like a black net, hand पे भी patches होता है तो oh that is because of over scrubbing sometimes. So बहुत scrub करते हैं ना तो क्या होता है कि बॉडी की जो कैपेसिटी होती है वो डेड स्किन को रिमूव करने की वो कम हो जाती है जिसकी वजह से वो डेड स्किन वहाँ डिपॉजिट होकर वो ब्लैक पैच बन जाता है. So then that is very difficult to treat even with the latest technology. So that's why scrubbing ideally should not be done. Scrubbing should not be done. Yes. That's something मेरे को अभी तक जितना पता था कि probably once a month कर लो is still okay but हाँ it's better to you said it right कि अगर options हैं better तो why to even जैसे it's like कि automatic car and manual car right. अब पहले चला लेते थे manual car पर अब automatic आ गई तो why not. मतलब that makes sense. Yeah. और आपने जैसे क्लिंजर की बात करी तो एक डबल क्लिंजिंग मैंने काफी एक्ट्रेसेस के ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मॉर्निंग में अगर आप भले ही आप सेशन अपना जो भी है रूटीन में वो रेटिनॉल और वो सब ना करो पर रात में आपको डबल क्लिंजिंग करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है और इसका क्या फायदा होता है एंड हु कैन डू इट. So double cleansing personally I feel कि only people who are using a lot of makeup need to do it. So उसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम जेंटल क्लेंजर से जो मेकअप है वो रिमूव करते हैं. ठीक है. इधर जेंटल क्लेंजर या मिसलर वाटर्स भी आते हैं उनसे रिमूव करते हैं. एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज जो प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप का टारगेट इज टू रिमूव द एक्चुअल डर्ट, डेब्रीज, ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम द स्किन. तो उसमें हम थोड़ा स्ट्रॉन्गर क्लेंजर यूज करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर द मेकअप एंड सेकेंड इज टू क्लीन द स्किन. तो स्ट्रॉन्गर और जैसे मैं अभी अगर नॉर्मली मैं बात करती हूँ मैं एक नॉर्मल जेंटल स्किन क्लेंजर यूज करती हूँ तो दैट इज वन थिंग जो हमने फर्स्ट किया. उसके बाद स्ट्रॉन्गर क्लेंजर क्या होते हैं लाइक व्हाट कंटेंट दे हैव. सैलिसिलिक एसिड समथिंग टू काइंड ऑफ कंट्रोल द ऑयल एंड क्लीन प्रॉपर्ली डीप क्लीन करने. सो दैट्स लाइक यूजिंग two steps basically. कोरियन स्किन ट्रेंड बहुत बड़ा जो सोशल मीडिया की आपने बात की हम हर जगह की कोरियन ग्लास स्किन चाहिए हमको. क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लास स्किन का क्या फंडा है एंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली. So there are two ways to look at Korean glass skin. First is कि जो actually कोरिया के लोगों की स्किन होती है जैसे ग्लास जैसी there are no open pores, there's no मतलब एक ही टोन की पूरी स्किन होती है ना डार्क सर्कल्स होते हैं कुछ होता है. So that is kind of an aspirational thing जो लोगों को चाहिए इंडिया में. काफ़ी सारे लोग aspirational yeah. जो काफ़ी सारे लोग आके बोलते हैं कि मैम कोरियन ग्लास चाहिए कोरियन ग्लास चाहिए बट मैं पर्सनली I don't believe in that kind of skin. Skin should be healthy and not perfect. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आलिया भट्ट को देख लो उसको फ्रेकल्स है बट शी इज़ प्राउड ऑफ अ फ्रेकल्स राइट. सो आई ऑलवेज एक्सप्लेन टू माई पेशेंट्स की ओपन पोर्स है, थोड़ा बहुत अनइवन स्किन टोन है वो काफ़ी नॉर्मल रहता है. एंड कोरिया का जेनेटिक मेकअप ही कोरियंस का अलग होता है, हमारा डिफरेंट है. सो इट इज़ वेरी इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव दैट स्किन. एंड दूसरा ये है कि ये जो कोरियन ग्लास का थिंग ऐसे लोगों ने बहुत पॉपुलर किया है हु आर नीदर सलोन वाले नीदर डर्मैट्स. उनके बीच के एक पूरी कैटेगरी के लोग हैं जो कोरियन ग्लास को बहुत प्रमोट कर रहे हैं. फेशियल्स यस फेशियल्स दे गो टू डिफरेंट सिटीज़ पूरे टीम लेके जाते एक साथ सबको कराते हैं कोरियन फेशियल्स एंड फिर इंस्टाग्राम पे रील्स है बिफोर आफ्टर दिखाते हैं विच पता चल ही जाता है कि दिस इज़ नॉट रियल पिक्चर्स बट वो सारे काफ़ी सारे लोग एंड दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम बट अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आता है. ऐसे सारे पेशेंट्स फिर हमारे पास आते हैं बिकॉज वो लोग इतने हार्श क्रीम्स पील्स केमिकल पील्स वगैरह यूज़ करते हैं एंड देन अगेन यही होता है कि बैरियर डैमेज होता है फिर पोस्ट
मतलब जो भी डैमेज के बाद जो निशान रह जाता है उसको ट्रीट कराने के लिए फिर हमारे पास आते हैं। आपके पास आते हैं ऐसे पेशेंट्स जिनका फेशियल कराने की वजह से Yes. बहुत खराब हो गया? बहुत बहुत क्या सारे क्या लोग। आता है, क्या व्हाट इज द So, जनरल मतलब सिनेरियो? बेसिकली हमारे लैंग्वेज में उसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन बोलते हैं कि जब Okay. भी कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे फेशियल कराया वो नहीं सूट हुआ तो पहले सबसे पहले रेड होगी स्किन, उसके बाद वो निशान छोड़ जाता है। And to निशान treat- छोड़ जाता है? Yes. And to treat that then they come to us. तो ऐसा। वही अगेन आई थिंक स्क्रबिंग, क्योंकि Yeah. ओ नाउ आई वंडर, आपने बोला स्क्रबिंग इज लाइक यू शुड नॉट बी Yes. फोकसिंग ऑन इट, मतलब अगर चॉइस है आपके पास, एंड हाँ। फेशियल का मेन ही लाइक Is रगड़ रगड़ scrubbing, के स्क्रबिंग exactly. करते हैं। और एक्ने वाले पेशेंट्स खास करके उनको यही लगता है कि स्क्रबिंग से ही पिंपल्स ओ जाएंगे। माय गॉड, दैट्स लाइक अ बिगेस्ट लूप यार, मतलब Yeah. कितना लोग सही कराने की कोशिश करके और करते हैं, खराब कर रहे हैं। मतलब exactly. आई रियली रिक्वेस्ट ये तो हर इंसान को कि मैं एक बार बोल चुकी हूँ पर Yeah. फिर से कि कोई इशू है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ इस चीज के लिए। वन थिंग रैंडम, आई डोंट नो हाउ रिलेटेड इट इज, पर आपने बोला तो मुझे जो डार्क पैचेस की बात की, सो देयर आर ऑलवेज डार्क पैचेस ऑन ऑल द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी। Yes. व्हाई डज दैट हैपन? So that usually happens because of friction. हाँ. In kids it happens because of friction. Multiple reasons है. कभी कभी it can be like it's called acanthosis. It can be a pre-diabetic skin change also sometimes. Sometimes because of hormonal issues, women में postpartum भी वो knees dark हो पर जाता इसका है। बैरियर से कोई रिलेशन नहीं, बैरियर से इतना ओके रिलेशन ओके नहीं ओके है। ओके, ठीक है। और जो स्क्रबिंग की भी आपने जैसे बात की उसमें, तो जो देसी नुस्खे के गार्लिक भी लगाते हैं लोग For acne, they For believe acne. that it will heal the acne. ओके। और जो स्क्रबिंग आपने बात की तो शुगर और एज इन शुगर का लेमन डाल के Scrub, और हाँ. हनी डाल के भी पीपल यूज इट, Yes. कंसिडरिंग इट वर्क्स अ लॉट, इट डजंट? It might, see, temporary it might give you a little bit of glow because वो नींबू ऐसा करता ही है आपके फेस पे कि जिसकी वजह से इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। बेसिकली वो विटामिन सी ही है, बट इट्स लाइक देसी विटामिन सी, बट it's not something that's going to give you like long lasting results, and plus it has a danger of damaging your skin barrier, so I would not recommend it to anyone. यू वोंट? तो आपने ऐसे इन शॉर्ट जो भी देसी नुस्खे लोग जनरली स्किन पे हाँ. यूज करते हैं, what are not just sugar or anything, or not just for scrubbing, for everything, for fairness, for you know बेसन यूज होता है, हल्दी यूज होता है, how much does that work? या does that work? I don't think so. It's You a very don't think personal opinion, but I don't think it works. And because हम लोगों ने actual creams को work करते हुए देखा है, तो उसके results are much better than ये देसी नुस्खे के results. ठीक ऐसा. है। And sometimes what happens is कि जैसे garlic लगाते हैं, तो उसमें ना skin burn हो जाती है कभी-कभी. And पहले लाल होती है, there is inflammation first. So first there is redness. जब भी skin में कोई भी reaction होता है, तो वो पहले redness होती है, and then it leaves a mark. जैसे पिंपल होता है तो पहले वो रेड होता है, फिर उसके दाग निशान छोड़ जाता है। तो पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब वो मार्क आ जाता है तब, एंड देन दे वांट अस टू रिमूव दैट मार्क। जब लाल होता है तो उनको लगता है कि नो दिस इज वर्किंग, इसलिए हो रहा होगा। एंड देन जब वो डार्क हो जाता है तब आते हैं, तब यू नो वी गिव देम क्रीम्स, वी डू लेजर्स टू काइंड ऑफ रिड्यूस द पिगमेंटेशन। तो ये जो रबिंग भी करते हैं जनरली, इचिंग हुआ एंड हाँ. जो रबिंग हुआ, सो दैट्स बेसिकली व्हाई डज द स्किन बिकम्स रेड देन? So that is something called urticaria. It is not related with the skin barrier, but in general कुछ लोग की स्किन सेंसिटिव होती है जिसकी वजह से वो स्क्रैच करते हैं तो वहाँ रेड हो जाता है। Okay. बट पीपल हु हैव एक्जिमा, उनको अगर वो जितना भी स्क्रैच करेंगे, बिकॉज एक्जिमा हैपन्स बिकॉज ऑफ डिसरप्टेड बैरियर, जितना स्क्रैच करेंगे बैरियर और ख़राब होता जाएगा, एंड दैट जो इच स्क्रैच साइकिल है वो ख़त्म ही नहीं होगा। अब जितना इच करोगे और खुजली आएगी और इच करने का मन होगा। दैट्स वाई आई यूजुअली टेल माई पेशेंट्स कि आप मॉइस्चराइज़र आपके पास ही रखो, जब भी इचिंग का मन हो तब आप मॉइस्चराइज़र लगा दो, एटलीस्ट टेम्परेरी आपको सूदिंग मिल जाएगा। तो ये जो आपने सारी अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं कि अगर स्किन बैरियर ब्रेक हो रहा है तो तुम्हें एक्जिमा या एक्ने हो सकता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, एक्जिमा और सोरासिस आपने जो बात करी थी स्पेसिफिकली, तो ये चीज़ें सब जेनेटिक रिलेटेड, मतलब एज इन द स्किन विल ऑलरेडी हैव इट, ऐसा नहीं होता विद योर यू नो प्रॉब्लम्स कि आपने स्किन को डैमेज किया है उस वजह से इंक्रीज होता है, ऐसा होता है? नहीं, सो एक्जिमा इज यूजुअली जेनेटिक। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, इट इज़ यूजुअली जेनेटिक। सोरासिस नेसेसरी नहीं है जेनेटिक होना, बट इफ आई हैव सोरासिस देन माय किड माइट
have a higher chance of getting psoriasis than the other population, but not necessary कि उसको होगा ही। होगा वो अगर आप ऐसा जरूर स्किन नहीं। इशू कर रहे हो, नहीं, मतलब एज ऐसा। इन हाँ। स्किन बैरियर ब्रेक हो रहा है तो उसमें सोरासिस होता क्या है, अगर आप ब्रीफ में एक बार बता पाओ। So psoriasis is basically it is basically an inflammatory disorder। ठीक है। उसका रीजन किसी को आज तक पता नहीं चला है, बट ऐसे रेडिश स्केली प्लैक्स हो जाते हैं, सिल्वरी स्केल्स निकलती है, यूजुअली नीज पे होते हैं, स्कैल्प में होता है, एल्बोज पे होता है, ऐसा होता है। उसमें भी होता तो बैरियर डैमेज ही है, बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम एक्जिमा, बिकॉज एक्जिमा में पहले बैरियर डैमेज होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन और वो सब स्टार्ट होता है। इसमें है। पहले इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से फिर आपका बैरियर डैमेज होकर ऐसे रैशेस हो जाते हैं। और होता क्यों है इसका रीजन नहीं पता नहीं, है। नहीं पता है। एंड यू स्पोक अबाउट वन मोर, कौन सा डर्मेटाइटिस था? एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड एक्जिमा इज लाइक ऑलमोस्ट द सेम। ऑलमोस्ट द सेम। Yes. तो ये मेरे को जितने समझ आ रहे हैं ये है कि जेनेटिक Yes. का एक पार्ट हो सकता है, बट बहुत ज्यादा तुम कैसे हैंडल कर रहे हो उसको, उस पे भी है। उस पे भी है। इफ फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट हैज एटोपिक डर्मेटाइटिस बचपन से, और अगर वो हैंड वॉशिंग में ध्यान रख रहे हैं, बहुत सैनिटाइजर्स वगैरह भी कम यूज़ कर रहे हैं, बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको 30 इयर्स पे इतना ज़्यादा इशू ना हो, एज अपोज टू समवन हु इज जस्ट रैंडमली बहुत ओवर वॉशिंग की आदत है। आई एम दैट पर्सन। आई टोल्ड यू, या बट आई रियलाइज आपके इसके समझाने के बाद मुझे समझ आया कि पाम, बिकॉज मेरा है कि आई हैव टू जस्ट वॉश हैंड्स, मैं बाहर से आऊंगी या कुछ भी टच करूंगी ना तो मेरे को पता नहीं हो जाता है, एंड नाउ दे हैव बिकम वेरी ड्राई। आई फील लाइक कि मेरे को हैंड क्रीम चाहिए ही चाहिए, एंड इट इज नॉट एट एनीवेयर एल्स ऑन माय बॉडी। यस एग्जैक्टली। सो आपको तो मतलब दिस इज व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स जिनको ऐसा हाथ धोने का है, कि आप एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर सिंक पे ही रखो, ताकि एवरी टाइम वो निकल जाता है, एवरी टाइम आप उस पे और लगा देते हो, ताकि वो थोड़ा लॉक्ड इन हो जाए। तो कितना टाइम लगता है एक बैरियर अगर ब्रेक हो गया तो उसको रिपेयर होने में? सो इट डिपेंड्स ऑन कितना सिवियरिटी है। इट कैन टेक अराउंड 2 to 3 weeks अप टू अ कपल ऑफ मंथ्स ऑल्सो। स्किन टाइप पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे ड्राई स्किन में बैरियर ज़्यादा टाइम लेगा टू रिपेयर, अगर ऑयली स्किन है तो कम टाइम में हो जाएगा। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि ये जो इंडिविजुअल है वो कितना केयरफुल रहता है मॉइस्चराइजिंग में, सन एक्सपोजर में, उन सब चीज़ों में। तो मतलब ये आप बोल सकते हो कि ड्राइनेस है तो उसकी वजह से ये होगा, और ये हुआ तो आपको ड्राइनेस होगी। इट्स लाइक अ लूप। स्किन रिपेयर का खुद का साइंस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं? आपने जैसे बताया कि ये तो हम बैरियर डाल रहे हैं या कुछ इशू हुआ तो हम एक्सटर्नल चीजें हम कर रहे हैं, स्किन खुद से कैसे रिपेयर होता है जनरली? बिकॉज जैसे मुझे जितना पता है कि 1 महीने 28 डेज की कुछ साइकिल होती है। हाँ, बट देन दैट साइकिल इज गेट्स वीकेंड एंड प्रोलॉन्ग्ड एज यू एज। ओके, ऐसा। सो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि एक्ने हो रहे हैं मैम, पहले तो कभी निशान नहीं छोड़ते थे, अब जाके निशान छोड़ने लगे। सो आई एम लाइक दैट इज बिकॉज कि पहले आपकी स्किन रिपेयर कर देती थी, आपकी स्किन की जैसे विथ बॉडी स्किन की भी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। सो पहले स्किन रिपेयर कर देती है, अब नहीं कर रही है, तो यू विल कॉन्स्टेंटली हैव टू यूज समथिंग के पिंपल्स ही ना आए, जिसकी वजह से दाग ना रहे। तो विद एज वो रिपेयरिंग का रिपेयर पर होता कैसे? व्हाट डज हैपन? सो स्किन का टर्नओवर होता रहता है, कि मतलब जो डेड सेल्स है वो निकल जाते हैं, नए नए सेल्स आते हैं, बट जो टर्नओवर का रेट है दैट काइंड ऑफ रिड्यूसेस विद एज। गॉट इट। एंड एक क्वेश्चन जो मैं स्किन में हमेशा जनरली, क्योंकि स्किन की जब स्किन केयर की बात करते हैं ना, ये हो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि ये लड़कियों के लिए है। नहीं, मतलब तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, आज मैं लड़कों की तरफ से भी बात करना चाहती हूँ। जो इश्यूज मेजरली वो फेस करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल शेविंग, जो आपने, क्योंकि फर्स्ट जब आपने ये स्किन बैरियर को समझाया था तभी आपने बोला था कि जो शेविंग या वैक्सिंग होती है तो उसमें इशू आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई है या लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स की, अगर वो शेविंग करते हैं तो शेविंग करने के बाद प्रॉब्ली आफ्टर क्रीम वो आफ्टर शेव लगाया तो उनको इरिटेशन हुआ, जलन हुई। What happens? Why does that happens? Okay, so see, शेविंग का कैसा है कि देयर इज, ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही बैरियर डैमेज नहीं होगा। आप कितना भी ट्राई कर लो, थोड़ा बहुत तो शेविंग से बैरियर डैमेज होगा ही होगा, एंड दैट इज ओके एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग प्रॉपर केयर आफ्टर दैट, राइट? अब ये What's the proper care first? या सो प्रॉपर केयर इन द सेंस कि अगर आप एवरी डे शेव कर रहे हो, एवरी डे, देन यू नीड टू यूज अ बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर एवरी डे, ठीक है, एट नाइट। लड़कों को ये पता भी नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर भी कुछ चाहिए उनको। वो उनको नहीं पता होगा। सो यूजुअली ये जो आफ्टर शेव्स होते हैं, दे आर अल्कोहल बेस्ड, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस, कुछ में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं होती है,
जिसकी वजह से क्या होता है कि शेविंग अगर आप फास्ट करते हो तो कभी कट्स हो जाते हैं। अब कट में अल्कोहल जाएगा तो वो बर्न होने ही वाला है, राइट? सो यू नीड टू, अभी रिसेंटली काफ़ी सारे ब्रांड्स आर कमिंग अप विथ नॉन अल्कोहलिक आफ्टर शेव हु हैव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो वो कट्स और निक्स को भी थोड़ा बेटर कर देगा ऐसा। एंड स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू प्रिवेंट इज के मतलब जो आपका ब्लेड है वो आप एटलीस्ट 5 डेज में चेंज करो, डोंट यूज़ ओल्ड ब्लेड्स। यूजुअली लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में शेव करते हैं हेयर के ताकि क्लोज़र शेव मिले, बट हो सके तो शेव इन द सेम डायरेक्शन। भले ही इतना क्लोज शेव नहीं मिलेगा बट इनग्रोन हेयर होने का, इरिटेशन होने का पोटेंशियल काफ़ी कम हो जाएगा। एंड यूज़ अ गुड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। ठीक है, सो दिस इज फॉर आफ्टर शेव के जो इशू, तो उससे कंपैरेटिवली मेंटेन्ड रहेगा दैट एरिया। एंड व्हाट अबाउट डैंड्रफ पार्ट की बियर्ड में फॉर एग्जांपल उनको डैंड्रफ हो जाता है, उसमें व्हाट्स सो सी उसमें है ना, देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दैट। देयर कैन बी फंगल इन्फेक्शन, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेबोरिक डर्मेटाइटिस व्हिच इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्जिमा ओनली। देयर इज समथिंग कॉल्ड, मतलब एलर्जी भी हो सकती है कोई भी चीज़ की। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच डैंड्रफ होता है, ठीक है? सो आप उसको खुद से मेडिकेट ना करें उतना ही बेटर है, बिकॉज सी फंगल एंड एलर्जी या एक्जिमा का ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। फंगल में यू वांट इट टू रिमेन ड्राई बिकॉज फंगस थ्राइव्स ऑन मॉइस्चर, एंड इन एलर्जी यू वांट इट टू बी मॉइस्चराइज्ड, इन लाइक इन एक्जिमा कि वो ज़्यादा ड्राई रहेगा तो और फ्लेकी हो जाएगा, राइट? सो इट्स बेटर टू ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट को कहीं ना कहीं और दूसरे बॉडी पार्ट्स में ऐसा कुछ मिल जाएगा ताकि उनको पता चल जाएगा कि ये एलर्जी है, फंगल है, क्या है। अगर जैसे मैंने बोला सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो वो कान में भी थोड़े फ्लेक्स होते हैं, अंदर कान के अंदर, नोज के आसपास भी कभी कभी फ्लेकिंग होती है, स्कैल्प में होती है, नील चेंजेस होते हैं। So that's why whenever such thing happens, you need to consult a dermat whenever possible and not self-medicate. Okay. And आपने जो ये बताया कि बहुत लोगों को लिप्स के पास इशू आता है, why does that happen? या ये जो आपने चीजें बताई है ये, yeah, so it is seborrheic dermatitis is an entity जिसमें पहले एक्जिमा होता है, उसमें कभी कभी फंगस भी हो जाती है। सो जिनकी स्किन काफ़ी, जिनके ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं, स्पेशली मेल्स में, उनको एक्ने नहीं होते, फिर ये हो जाता है, तो यहाँ से फिर ऐसे ऑयल निकलने लगता है और वो सब होता है। सो दैट इज़ समथिंग विच अगेन डज नॉट हैव अ परमानेंट क्योर। उसमें ऑन एंड ऑफ आपको डॉक्टर को दिखाना रहता है, मेडिसिन मतलब क्रीम्स लगानी पड़ती है जिससे वो कंट्रोल में रहता है। मेल्स को आप क्या बोलोगे, बट आप यू मस्ट, डू यू सी मेल पेशेंट्स जो ध्यान नहीं देते थे या लाइक, सो अभी आई सी अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन द अवेयरनेस इन मेल्स। अभी पहले मेरे ओपीडी में से रेशियो में भी 70-30 होगा, 70 फीमेल्स 30, अब इट्स ऑलमोस्ट 50-50। या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर कमिंग विद? दे आर कमिंग अप विथ एक्ने। दे मोस्टली मेल्स का क्या रहता है कि इतने बहुत साल तक बाहर घूमे होते हैं तो टैनिंग हो जाती है, वो टैनिंग धीरे धीरे बढ़ के अब पिगमेंटेशन हो जाता है फोरहेड पे, फिर शादी का टाइम आता है, सो दे वांट कि नहीं अभी आप मैम हटा के दो। सो एवरीथिंग, हेयर फॉल, मेन हैव ऑल्सो बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट हेयर थिनिंग। सो एवरीथिंग दैट अ फीमेल्स कम, मेल्स आर कमिंग। ओनली इशू इज़ कि फीमेल्स में ज़्यादा स्किन इश्यूज इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ द hormones प्राइमरीली, बिकॉज ये जो पूरा लोअर फेस है ना, वहाँ पे फीमेल हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ विच एक्ने है, एक्सेसिव फेशियल हेयर है, पिगमेंटेशन इज ऑल्सो हार्मोन रिलेटेड। सो इश्यूज फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, मेल्स में इतने नहीं होते हैं, बट कॉन्शियसनेस अभी मुझे लग रहा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। शेविंग की आपने बात करी कि जो मेन हैं उनको शेविंग करते हैं तो बॉयल्स हो जाते हैं, राइट? सेम चीज वैक्सिंग की अगर हम गर्ल्स में बात करें तो जो आपने बात किया कि फर्स्ट उनको बॉयल्स होते हैं, सेकंड इनग्रोन हेयर, ये दोनों, व्हाट्स द साइंस एंड हाउ दैट कैन बी अवॉइडेड? सी इनग्रोन हेयर अगर ऑलरेडी हो चुके हैं उसके लिए क्रीम्स आते हैं जिससे वो बेसिकली ये जो ग्लाइकोलिक एसिड मैंने बोला, इट कैन बी यूज फॉर इनग्रोन हेयर ऑल्सो। सो वो एक्सफोलिएट कर देते हैं स्किन को ताकि वो बाहर निकल जाए। बट लॉन्ग टर्म में अगर कोई इंसान है, और मेरे पास बहुत पेशेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस आते हैं कि जिनको ये क्रीम्स यूज़ करने के बावजूद भी इनग्रोन हेयर होते ही रहते हैं। अब उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू वैक्सिंग के बाद जिससे एकदम ही चला जाएगा। मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि कोई भी माइल्ड स्टेरॉइड लोशन, दैट ऑल्सो आफ्टर कंसल्टिंग योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आप इमीडिएटली पोस्ट वैक्सिंग लगा देते हो वहाँ पे, तो जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये इनग्रोन हेयर बम्प्स इसलिए होता है क्योंकि हेयर रिमूवल इटसेल्फ कॉजेज सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इन योर स्किन। तो अगर आप इमीडिएटली तब कोई स्टेरॉइड लगा दो, स्टेरॉइड इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, तो अगर आप जस्ट फॉर 2 days इफ़ यू अप्लाई अ स्टेरॉइड ओवर दैट एरिया तो शायद उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। बट अगेन डोंट डू इट ऑन योर ओन, यू नीड टू कंसल्ट समवन।
एंड फिर भी अगर हो रही जा रहे हैं, एंड इफ यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, देन लेजर हेयर रिडक्शन इज अ गुड ऑप्शन। बट इनग्रोन आप बोल रहे हो कि इट्स एन इशू, मतलब इट्स अ इन्फ्लेमेशन। या इन्फ्लेमेशन होता है। एंड वन मतलब अगेन मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही मतलब एज एन इंस्टाग्राम पे ऐसे ही कुछ ही देखा था, बट उसमें एक केस स्टडी ऐसे दिखाई थी जिसमें था कि इनग्रोन हेयर जिसको था, तो लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ जो ये स्पा वाले लोग होते हैं, दे सजेस्ट कि आप इसको निकाल दो, आप ना बैठो एक दिन और इनग्रोन हेयर्स खुद से निकालो ना, आप ऐसे नेल से करोगे तो निकलेंगे। और देयर वाज दिस रील और अ केस स्टडी वेयर इट शोड कि जिस एक ने किसी ने बंदी ने निकाला और उसके अंदर उसके अल्सर हो गया, लाइक हो गया, एंड इट went bad. So does that happen? Yeah, so it does happen। और कितने आप निकालोगे ऐसे करके, that is always going to increase the inflammation। So वो सब तो खुद से नहीं करना चाहिए। You mentioned cream लेनी चाहिए, glycolic acid, यूरिया बेस्ड, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड, उसके कॉम्बिनेशन की क्रीम्स आती है स्पेसिफिकली फॉर इनग्रोन हेयर, सो यू कैन यूज दैट। you can use that। और जो नॉर्मली जैसे आपने बोला कि मॉइस्चराइजर और यूज करो, तो you can, that might be really helpful for a lot of people, I would say। एंड एक जो आपने अभी जैसे हार्मोन्स का बताया, तो वन थिंग इफ यू कैन लेट मी नो इज, आई हैव हर्ड कि तुम्हारे फॉर एग्जांपल फेस, कि तुम्हारे फेस पे जिस एरिया में पिंपल हो रहा है, दैट सेज अबाउट योर हेल्थ। इफ यू कैन एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल कि चिन एरिया हो रहा है, या नोज पे हो रहा है, या फोरहेड पे हो रहा है, या चीक्स पे हो रहा है, तो कौन सी उसका क्या क्या रीजन होता है, इफ यू कैन लेट अस नो। सो ये इट्स नॉट अ रूल, बट इट्स जस्ट के एक थियरी बना रखी है कि दिस कैन लाइकली बी द कॉजेज। हार्मोन वाला जो है जॉलाइन एक्ने, दैट इज अ रूल के इफ यू हैव अ लॉट ऑफ रिकरिंग जॉलाइन एक्ने, तो वहाँ पे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, मेल फीमेल दोनों में। मेल्स में इतने नहीं होते हैं, मेल्स में ओवरऑल इन जनरल ही एक्ने होते हैं, फीमेल्स में ही ज्यादातर जॉलाइन एक्ने होते हैं। एंड मतलब आई वुड आल्सो लाइक टू से कि सब लोग बोलते हैं कि मैम मेरे पीरियड्स तो रेगुलर है, फिर भी क्यों जॉलाइन एक्ने हो रहा है। सो बट देयर इज समथिंग कॉल्ड स्किन पीसीओएस आल्सो, कि भले ही आपकी बॉडी में पीसीओडी पीसीओएस ना हो, बट स्किन में ही हार्मोनल का इम्बैलेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है कि बॉडी में आ जाए। सो स्किन पीसीओएस में भी फिर जॉलाइन एक्ने होगा। सो दैट डजंट मीन कि आपके हार्मोन्स ओके है, बट इतने ज़्यादा नहीं है कि आपकी बाकी सिस्टम्स को अफेक्ट कर सके, राइट। फिर यूजुअली फोरहेड में इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ऑयलिंग, it can happen because of hair products also, like serums, gels, even hair colors who can clog your pores। तो थोड़ा बहुत इधर हर जगह पे जिनको पिंपल्स आते हैं, कोविड के टाइम पे मास्क पहनते थे तो यहाँ पे सबको पिंपल्स आते थे बिकॉज वो फ्रिक्शन होता था, उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। शुगर इंटेक ज़्यादा होता है तो यूजुअली चीक्स पे पिंपल्स आते हैं। शुगर इंटेक, या शुगर अगर ज़्यादा होता है तो चीक्स के पे पिंपल्स आते हैं। फिर ओवरऑल अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो नोज एंड दिस एंटायर बटरफ्लाई एरिया, बिकॉज यहाँ पे आपके ऑयल ग्लैंड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो ये पूरा एरिया अफेक्ट होता है। सो दिस इज अबाउट इट। शुगर से कैसे होता है, बट व्हाई डज दैट हैपन? सो शुगर बेसिकली अगर आप ज़्यादा खाते हो तो इंसुलिन बढ़ता है, एंड इंसुलिन बढ़ता है तो दैट कॉजेज एक्ने। सो यू विल नॉट बिलीव के साइंटिफिकली ओनली 2 things have been known to cause acne, that one is sugar and one is dairy। तीखा तला हुआ, आई डोंट टेल माई पेशेंट्स नॉट टू ईट इट, मैं बोलती हूँ आपको खाना है खाओ, ओवरऑल हेल्थ के लिए इट्स नॉट गुड तला हुआ खाना, बट एक्ने में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कहीं लिखा हुआ नहीं है। शुगर का एज आई मैंशन बिकॉज ऑफ द इंसुलिन फैक्टर, एंड डेयरी का बिकॉज आजकल वो ज़्यादा मिल्क करने के लिए बहुत हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, तो वो हार्मोन्स हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं जिसकी वजह से एक्ने हो रहे हैं। डेयरी का तो मैंने मतलब इतने लोगों से बात की है, एवरीवन सेज दिस कि डेयरी तुम्हें जब वो एज इन तब तुम बड़े हो रहे हो ना, लाइक 5-6 साल तक जब तुम्हारे ग्रो हो रहे हो, तब तक ही तुमको डेयरी, उसके बाद तुम्हें बंद कर देना चाहिए लिटरली। या सो मेरे बहुत सारे पेशेंट खुद ही बंद कर देते हैं डेयरी, एंड पिंपल चले जाते हैं विदाउट एनी creams। It's very मतलब तुम दही लो, that's because probiotic है, या छाछ एंड ऑल ले सकते हो, पर दूध स्पेसिफिक जो हम पीते हैं ना, मतलब I wonder। and last अभी few days back I interviewed a diabetes doctor, तो उन्होंने यही बोला कि यार वो जो दूध बनाती है वो गाय वो अपने बछड़े के लिए बनाती है, and then we are consuming it, तो of course हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी, उस चीज को लेके आएंगी। वाओ। और जैसे हमने अगर गोइंग बैक अगेन, रेटिनॉल की सारे हमने जो एक्टिव स्किन सबकी बात करी, कोई ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं, वन ओवररेटेड इंग्रेडिएंट जो आपने सोशल मीडिया पे देखा और वन अंडररेटेड, क्या बोलोगे आप? See, overrated में I think vitamin C is very overrated. Everyone loves vitamin C. Okay. But vitamin C का कैसा है कि जैसे आपका सारा ट्रीटमेंट हो गया, आपके जो भी इश्यूज सॉल्व करने हैं वो हो गए, फिर जनरल आपको स्किन हेल्थ के लिए अगर उसको यूज़ करना है
तो आप कर सकते हो। बट होता क्या है कि लोगों को बहुत सारे एक्ने मार्क्स होते हैं, पेरी ओरल पिगमेंटेशन होता है, वेरी कॉमन दीज डेज, कि लिप्स के आसपास की एरिया डार्क हो जाता है। उतने ज़्यादा पिगमेंटेशन में अगर आप विटामिन सी यूज़ करोगे ना तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड देन यू विल जस्ट गेट लाइक कि क्या हो रहा है, यू विल गेट आई मीन मोटिवेशन नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई फील कि विटामिन सी समथिंग ओनली डॉक्टर शुड गिव, कि जब मुझे पेशेंट बोले कि मैम अब मेरा सब हो गया, अब मैं क्या यूज़ करूँ ताकि मैं मेंटेन कर सकूँ स्किन को कि और पिगमेंटेशन ना आए, तो उसके लिए विटामिन सी इज़ गुड। बट as a active for treating something, I don't think it works so well. Oh, I knew the opposite, not the opposite, but I thought कि vitamin C तो anyone can use. मतलब आपने जब start में बताया कि anti aging के लिए आपने बोला Yes, था, so right? anti-aging, so it's like a maintenance thing. हाँ, ऐसा बट मेंटेन करने से पहले प्रॉब्लम्स जो है हाँ उसको बट अगर वही अगेन जो आपने जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, हाँ, राइट, हाँ. तो आपने बोला कि ग्लाइकोलिक एसिड तो कोई इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी एक्टिव स्टार्ट करना है टू हाँ. हैव मेंटेन देयर स्किन, वो यूज कर हाँ, सकता है। तो हाँ. जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो विटामिन सी यूज कर सकता है, वो कर सकता है, बट ओवररेटेड है कि तुम कुछ जैसे सो ग्लाइकोलिक एसिड जितना अमेजिंग रिजल्ट देगा ना वो विटामिन सी नहीं देगा, इन माय एक्सपीरियंस। यू आर लाइक सोल्ड ऑन ग्लाइकोलिक एसिड। आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप मुझे फेवरेट वाला पूछोगे तो आई विल से कि माय मोस्ट underrated is glycolic acid, because glycolic acid can work anywhere. If I tell you, so जैसे फेस के लिए एक्सफोलिएट कर लेगा, आपने मुझे पूछा नीज एंड एल्बोज डार्क हो गए, उसको लाइट करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं। बैक पे एक्ने मार्क्स होते हैं, जब नवरात्रि में आते हैं मेरे पास गर्ल्स टू रिड्यूस, सो आई गिव ग्लाइकोलिक एसिड, सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। सो इवन अंडर आर्म्स डार्कनिंग हो जाता है, उसके लिए भी वी गिव ग्लाइकोलिक एसिड। तो लाइफ टाइम आप अगर कुछ नहीं, यस, एंड इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी। मतलब मैं लोगों को ऐसा बोलती हूँ कि ग्लाइकोलिक एसिड आप लाइफ लॉन्ग भी यूज कर दोगे ना तो देयर इज नथिंग wrong as long as you're using everything, sunscreen, moisturizer and somebody who is starting this as in probably post 50, like अगर मैं अपनी मॉम के लिए एक स्किन केयर रूटीन बनाऊं तो उनके लिए भी this is good, या उनको एंटी एजिंग के लिए you will have to add she something? will have to use retinol along with glycolic acid. तो that depends age wise आपका, अगर if it's healthy, but age wise। और पिगमेंटेशन स्किन जो आपने बोला कि स्किन बैरियर का जो ड्यूरेशन है कि स्किन रिपेयर बढ़ जाता है, तो ये जो पिगमेंटेशन वाला इशू है ये विद एज आना ही आना होता है? नॉट नेसेसरी। सो पिगमेंटेशन यूजुअली हैपेंस पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट मेनोपॉज आता है क्योंकि उन लोगों को पिगमेंटेशन यूजुअली हार्मोनल होता है फीमेल्स में, तो जब भी ऐसे मेजर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब पिगमेंटेशन आता है। ऑल्सो थायराइड में यू हैव अ लॉट ऑफ अनइवन स्किन टोन, सो इन फीमेल्स इट इज़ यूजुअली हार्मोन रिलेटेड पिगमेंटेशन, नॉट नेसेसरी कि सबको आए। देर इज अदर टाइप ऑफ पिगमेंटेशन ऑल्सो जो फ्रेकल्स बोलते हैं, जैसे ब्राउन स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, सो वो सब भी विथ क्यूमुलेटिव सन एक्सपोजर वो लेट स्टेज पे आ सकता है, बट दोज आर लाइक स्मॉल डॉट्स, नॉट पिगमेंटेशन एज सच। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंसान अगर whosoever is watching कि now they are on the other side कि उनका स्किन खराब हो गया है, बट दे आर एट एन एज जहाँ पे फॉर एग्जांपल 30s के उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है एक मेंटली ऑल्सो जब स्किन इश्यूज आते हैं, तो इफ दे हैव लाइक एक्ने खत्म हो गए पर मार्क्स इतने छोड़ दिए हैं कि इट बॉदर्स देम एंड एट दैट एज कि वो सही हो सकता है, मतलब इट्स लाइक टोटली रिपेयरेबल कि एक्ने मार्क्स आपके एकदम चले जाएंगे? नहीं, सो एक्ने मार्क्स जा सकते हैं एब्सोल्युटली। सो बट देर इज़ वन थिंग, जो हमारे फार्मेसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं लाइक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, एंड फिर जो इंस्टाग्राम पे जो सीरम्स मिलते हैं वो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। द सीरम्स दैट जो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं दे आर सिंगल इंग्रेडिएंट सीरम, कि चलो ये एक बॉटल में सिर्फ विटामिन सी है, एक में रेटिनॉल है, एक में नाइसिनामाइड है। बट जो फार्मेसी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्रीम्स होते हैं, उसमें एक ही क्रीम में 4 से 5 इंग्रेडिएंट होते हैं। अच्छा, सो विच इज़ इट्स लाइक फॉर द अग्रेसिव फेज ऑफ द ट्रीटमेंट। सो अगर आपके एक्ने मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अपने आप से सिंगल इंग्रेडिएंट सीरम, अगर आप कोई डर्मैट के पास जाते हो और ऐसी कोई क्रीम यूज़ करते हो, एंड दोज क्रीम्स बिलीव मी आर इवन लेस देन हाफ द प्राइस ऑफ द सीरम्स दैट यू गेट ऑनलाइन। Those creams are very cheap. हाँ, क्योंकि why I asked this कि मैंने पर्सनली ये चीज़ रियलाइज करी है कि तुमको डर्मैट के पास जाना चाहिए जब तुम्हारे रिकरिंग इश्यूज हैं ना। लोग क्या करते हैं कि यार वो जो आपने बोला कि घर पे उन्होंने एक्टिव लेके आ गए, एक्टिव एंड सीरम आर सेम, राइट? तो एक्टिव लेके आ गए और उसको यूज किया और प्रोबेबली थोड़ा रिजल्ट आ गया, बट स्टिल इट केम बैक एंड दे जस्ट कीप अवॉइडिंग डॉक्टर। आई डोंट नो व्हाई, बट दे जस्ट डू। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बोलूंगी कि तुमको जरा सा भी इशू हो रहा है तो डर्मैट के पास तुम सही टाइम पे पहुंच जाओ। व्हाट्स द राइट टाइम अगर आपसे पूछूं?
सी अगर एक्ने की बात करते हो तो जब एक्ने हो रहे हैं तभी आ जाओ ताकि मार्क्स तक ना ही पहुंचे। बिकॉज एक्ने वेरी फ्रेंकली इज वेरी इजी टू ट्रीट एज कम्पेयर टू एक्ने मार्क्स, बिकॉज एक्ने 1-1.5 महीने में कम हो जाता है, बट जो मार्क्स है ना उसमें टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 months टू काइंड ऑफ रिड्यूस इट। एंड आई बिलीव कि मार्क्स का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा आता है लोगों पे एक्ने के कंपैरिजन में, बिकॉज इट्स लाइक बट आपको कैसे पता चलेगा कि सपोज आई एम हैविंग एन एक्ने, तो मेरा ये एक्ने इज नॉट गोइंग टू रिपीट, या ये अभी हुआ है, प्रोबेबली आई डिड समथिंग रॉन्ग कि मैं कुछ भी था कि हुआ, तो ये हाउ वुड यू नो कि यार चलो अभी एक बार देख लेता हूँ, अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हाउ वुड यू नो दैट? नहीं, सो व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स इज कि एक्ने के लिए कोई एक एक्टिव तो आपको लॉन्ग टर्म यूज करते ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्किन पूरी क्लियर हो जाए फिर भी आप एक्ने की चीजें बंद कर दो। अच्छा, ऐसा ज़माना गया, पहले 10 साल पहले ऐसा था कि एक कोर्स था कि 3 महीने का कोर्स कर लो एक्ने का फिर नहीं आएगा, बट नाउ सी एक्ने का मेन रीज़न ही यही है लाइफस्टाइल, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस एंड ऑल दैट, जो अभी इट्स जस्ट गोना इंक्रीज। सो आई फील कि एक्ने के एक्टिव्स अगर आप जब भी आपको एक्टिव एक्ने है तब आप उसको एवरीडे यूज़ करो, बट एक बार ठीक हो जाए उसके बाद जो आप मेंटेन करने के लिए यूज़ करो उसके साथ साथ वीक में 2-3 बार तो वो अभी भी यूज़ करो ताकि वो आपके जो भी रिजल्ट आपको अच्छा मिला है वो मेंटेन रहे और प्रॉब्ली स्किन आपकी यूज्ड टू हो गई हाँ हाँ वो मेंटेन रहे। देन यू डोंट नीड टू कम टू अ डर्मेट, आई मीन एज लॉन्ग एज योर डर्मेट नोज दैट यू आर अप्लाइंग दीज क्रीम्स, फिर आपको हर 2-2 महीने उनको जरूरत नहीं आने की। दिस इज जस्ट एक मेंटेनेंस फेज में लाइफ लॉन्ग बोल रहे हो आप? यूज कर सकते हो आप, मतलब जब तक आपको लग रहा है कि आपके एक्ने आ रहे हैं, जड़ से एक वो खत्म नहीं हो जाता है, वो तो खैर पता चल जाता है इंसान को। आई हैव अ क्विक रैपिड फायर फॉर यू, मैं आपसे व्हिच इज पॉप द मिथ, बताना आपका जो भी फर्स्ट दिमाग में आता है। ठीक है। फर्स्ट इज मर्द को स्किन केयर की जरूरत नहीं है। नहीं, सबको स्किन केयर की जरूरत है। स्किन ब्रीथ्स एंड नीड्स टू बी बेयर एट नाइट। सो इफ योर बैरियर इज डैमेज देन डेफिनेटली मैंने जैसे बोला स्किन फास्टिंग करके आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के सो सकते हो, बट अदरवाइज यू नीड अ गुड एक्टिव ताकि वो पूरी रात आपके स्किन पे रहे अनटच्ड एंड इट गिव्स यू अ गुड रिजल्ट। ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाती है। Yes, so this is a fact because जब भी ऑयली स्किन वाले लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो ब्रेन को एक सिग्नल मिल रहा है कि मॉइस्चर मिल रहा है स्किन को, ठीक है, दैट्स वाई वो ऑयल प्रोडक्शन कम कर देता है। अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो ब्रेन को लगेगा कि स्किन को और मॉइस्चराइजर की जरूरत, तो वो और ऑयल प्रोडक्शन करता रहेगा और स्किन और ऑयली हो जाएगी। ओके। एसी से स्किन ड्राई हो जाती है? यस, बिकॉज एसी इट्स अ फैक्ट, बिकॉज एसी इन जनरल यही काम करता है कि जो एयर का मॉइस्चर है ना वो ले लेता है, सिमिलरली वो स्किन का मॉइस्चर भी ले लेता है जिसकी वजह से ड्राई हो जाती है स्किन। एंड जैसे लोग पूछते हैं कि पहले हम ये सब नहीं करते थे अभी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एसी में भी अभी ज़्यादा बैठ रहे हैं, राइट? और दिस सच एन एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, स्पेशली जब समर होता है कि आप एसी से बाहर जा रहे हो, तो इन सब की वजह से भी आपका बैरियर डैमेज हो सकता है। Shaving can damage the barrier if done improperly. Yes, if done improperly a lot, but even little properly भी करो but थोड़ा बहुत डैमेज तो होगा ही। Daily scrubbing से स्किन साफ रहती है? नहीं नहीं, you don't need scrubbing. Natural ingredients कभी हार्म नहीं करते? नहीं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन बैरियर को डैमेज कर सकते हैं, सबको शायद ना करे बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज सेफर ऑप्शंस। सनस्क्रीन सिर्फ फेस पर लगानी चाहिए? नहीं, इट्स अ मिथ, सो सनस्क्रीन शुड बी यूज्ड ऑन हैंड्स एज वेल एंड ऑन द नेक, बेसिकली ओपन एरिया जो भी है। यस। बैरियर एक रात में सही हो जाता है? जी नहीं, बैरियर को एटलीस्ट 2 weeks लगते हैं सही होने में। फेस के पोर्स परमानेंटली छोटे हो सकते हैं? नहीं, सो फेस के पोर्स ओपन इसलिए होते हैं, 2 reasons, वन इज जिनकी ऑयली स्किन होती है एंड सेकंड रीजन इज एजिंग। ऑयली स्किन में इसलिए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है तो वो बड़े दिखते हैं, एंड एजिंग में आजू बाजू की स्किन लूज हो जाती है जिसकी वजह से वो बड़े दिखते हैं। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज़ ओपन पोर्स आर नॉट अ डिजीज़। मेरे पास पेशेंट्स ऐसे करके आते हैं कि वो बहुत बड़ा डिजीज़ है, इट्स नॉट अ डिजीज़, इट इज़ जस्ट हाउ योर स्किन इज़। एंड देर आर क्रीम्स, जैसे मैंने आपको सैलिसिलिक बोला, सैलिसिलिक एसिड ऑयल कंट्रोल करता है तो वो आपके पोर्स को श्रिंक रखेगा, बट you have to be ready to use something on a daily basis to kind of keep your open pores shrunk. You have to work for your skin, Yes. ये तो जरूरी है। Yes. वीक बैरियर से इन्फेक्शन, एक्जिमा, प्रीमैच्योर एजिंग होती है? Yes, true. अगर कुछ लगाने से जलन होती है तो मतलब वो काम कर रही है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ क्रीम्स होती है जिसमें जलन होती है, बट इफ़ द जलन परसिस्ट फॉर मोर देन से अ वीक और सो देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जो एक चीज़ अभी जैसे मॉइस्चराइजर की आप बात कर रहे थे, मेरे को एकदम सडनली दिमाग में आई ये चीज़ कि मॉइस्चराइजर एक सिंपल, आपने बोला कि मॉइस्चराइजर का काम है कि फर्स्ट लेयर पे तुम्हारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है कि कुछ तुम्हारी स्किन पे अच्छा काम हो रहा है, सिंपल टर्म्स में। Yes.
आप एक बार टेक्निकल टर्म्स में आप पहले तो बता पाओगे मॉइस्चराइजर क्या करता है बॉडी स्किन पे? सो मॉइस्चराइजर जो हमारा डेली बेसिस पे विथ एज विथ यूजिंग सो मेनी एक्टिव्स जो नेचुरल मॉइस्चराइजर चला जाता है उसको रिप्लेनिश करता है, उसको रिप्लेनिश करता है। Yes. तो इसमें मैंने एक बहुत ही मतलब डबल आंसर्स वाली चीज देखी थी, यूसेज ऑफ वैसलीन एंड ऑयल्स ऑन द बॉडी। यस कहीं लिखा है कि वैसलीन पेट्रोलियम जेली बेसिकली जो मैं हम्म, बात करती हूँ कि पेट्रोलियम जेली अगर हम यूज कर रहे हैं या फिर ऑयल सिर्फ जैसे बोलते हैं ना नारियल का तेल लगा लो तो तुम्हारे सारे मॉइस्चर मिल जाएंगे। तो एक साइड ये है कि इट वर्क्स, एक साइड ये है कि नो इट डजंट, वो हार्म करता है तुम्हारी स्किन को लॉन्ग टर्म में। आप क्या बोलोगे? सी हार्म नहीं करेगा कभी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्किन टू स्किन। अब ऑयली स्किन वाला इंसान अगर फेस पे ऑयल लगाएगा तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू डैमेज इट बिकॉज वो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। बट समवन हु हैज़ वेरी ड्राई स्किन उसके लिए वैसलीन इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। मैं खुद अपने पेशेंट्स को देती हूँ कभी कभी वैसलीन, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप्स। बट फेस पे जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वैसलीन इतना थिक होता है कि अगर जिनकी ड्राई स्किन है उनका भी कभी कभी वो पोर्स क्लॉग कर देता है, तो कभी कभी एक्ने हो सकते हैं। बट बॉडी के लिए स्पेशली पीपल हु हैव क्रैक्ड हील्स वैसलीन इज अ वेरी गुड क्रीम। वेरी गुड क्रीम। पर ये जो आप पोर्स की बात कर रहे हो, ओपन पोर्स लेकर ये इज इट लाइक टोटली विजिबल? ओपन पोर्स विजिबल हो जाते हैं? हाँ, कुछ लोग के होते हैं जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती है वो विजिबल हो जाते हैं, एंड देयर आर क्रीम्स एंड फिर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं काफ़ी सारे जिससे वो श्रंक हो जाए। आपसे अगर लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूं, आपकी कोई भी केस स्टडी आपको जो आप एक्चुअली लोगों से शेयर करना चाहते हो विच प्रॉब्ली कैन इंस्पायर कि हाउ समबडी वर्कड और एनीथिंग दैट एनी केस स्टडी दैट क्रॉसेस योर माइंड दैट यू फील शुड गो आउट, कोई भी? ओके, सो इट इज़ काइंड ऑफ समवॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक। सो स्टेरॉइड का पता होगा राइट आपको कि स्टेरॉइड क्रीम्स आते हैं। सो ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड इज़ अ बैड थिंग, स्टेरॉइड हम भी प्रिस्क्राइब करते हैं। बट कुछ लोग जो जैसे विलेजेस में होते हैं फार्मासिस्ट, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स दे देते हैं पेशेंट को, और स्टेरॉइड इज़ अ मैजिक ड्रग एक्चुअली। आप स्टेरॉइड को कहीं पे भी दो ना, वो तुरंत तो उसको बिठा ही देता है। लाइक इफ़ यू गिव स्टेरॉइड फॉर एक्ने वो सेटल हो जाएगा, अगर आप फंगल में दोगे तो सेटल कर देगा। फेयरनेस के लिए फेयरनेस के लिए भी लोग बहुत यूज़ करते हैं। बॉयल्स के लिए दो तभी वो टेम्पररी सेटल कर देगा। बट लाइक मेरे पास लास्ट 1 year में आई हैव अराउंड 2 to 3 गर्ल्स, यंग गर्ल्स हु कम फ्रॉम विलेजेस, जो उनको फंगल इन्फेक्शन होते थे थाई एरिया में, उसके ऊपर वो लोग लिटरली 6 to 7 months तक कांस्टेंट स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं। बाप रे। उनके सारे मतलब द एंटायर थाइज एंड एवरीथिंग हैव गॉट बॉयल्स, दे हैव गॉट स्ट्रेच मार्क्स बिकॉज स्टेरॉइड स्किन को पतली कर देता है। पूरा बैरियर तो रहा ही नहीं, आई डोंट थिंक बैरियर रहेगा भी अगर आप इतना सारा स्टेरॉइड यूज़ करोगे तो। सो देन आई आस्क्ड देम कि कौन देता है, तो यही कि फार्मेसी वाले देते हैं। किसी को अच्छा हो गया था तो वो नेबर ने दे दिया। ओटीसी पे भी ये गलत हो रहा है कि अवेलेबल है बहुत इजीली। यस, सो दैट इज कॉजिंग रियली अ लॉट ऑफ हार्म। एंड एक्चुअली हमारा तो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू काइंड ऑफ स्प्रेड अवेयरनेस, बिकॉज उनको तो यही लगता है कि बहुत अच्छा हो जाता है। आप 2-3 दिन लगाओगे ना तो पूरा फंगस चला जाएगा। सो बट ये सिर्फ ऐसे गांव में प्रिवेलिंग है या शहरों में भी हो रहा है? शहरों में भी है, शहरों में you भी see है। patients? यस, आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद स्टेरॉइड्स। फिर स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती है बिकॉज स्किन बहुत पतली हो जाती है, एक्ने, इवन इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ भी हो जाता है। जो फेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं ना, तो पूरे फेस पे ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाता है बिकॉज लॉट ऑफ स्टेरॉइड यूज, एंड टू रिपेयर दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो आपकी ऐसी कौन सी लास्ट स्टेज आपको ऐसे दिखती है कि स्किन बैरियर बस अब रिपेयरेबल नहीं है, ऐसा आपने देखा है? आई थिंक यही स्ट्रेच मार्क्स हो जाना, फिर छोटे रेडिश वेन्स दिखने लगते हैं फेस पे। सो दैट इज देन आई टेल देम कि अभी 6 महीने तक मॉइस्चराइजर के अलावा कुछ सोचो ही नहीं, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन के अलावा। तभी जाके स्टेरॉइड के इफेक्ट, जब स्ट्रेच मार्क्स हो गएंगे तो दैट इज इरिवर्सिबल। सो दैट इज वेरी सैड कि उसका कैसे कर सकते हैं हम, यंग अनमैरिड गर्ल्स and all that. So that is a very sad state. My God, and I think we should do more to spread awareness. To spread awareness. और एक साइड में अगर आपसे मेकअप की बात करूं, लॉट ऑफ पीपल, जो आपने लाइफस्टाइल की बात करी ना कि लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, तो लाइफस्टाइल इज अ बिगेस्ट रीजन कि हम लक्स से इतने क्रीम्स पे क्यों आ गए हैं। तो उसमें मेकअप का कितना रोल रहता है स्किन बैरियर को खराब करने में? See, makeup, I will not lie, it will always do a little bit of damage, but then you can't also completely not do it. But then I always tell my patient कि एक moisturizer को as a base बनाओ whenever you're using makeup, like a medicated nice moisturizer, जो भी आपके डर्मेट आपको देते हैं उसको as a base करो, उसके ऊपर मेकअप यूज़ करो ताकि इतना डैमेज नहीं होगा बैरियर को, एंड जितना जल्दी हो सके निकाल दो। काफ़ी सारे लोग मुझे ब्रांड्स पूछते हैं, बट
frankly speaking it's a very subjective thing. कुछ लोगों को कुछ ब्रांड सूट होंगे, कुछ नहीं होंगे. हम्म. So you can do a little bit of trial and error, and as long as कि आप बहुत frequently नहीं कर रहे, if you're using a good moisturizer, I don't think इतना कुछ problematic होगा. हाँ, it's normal कि आप Yes. रूटीन यूज कर रहे हो, रिमूवल टाइम पे कर रहे हो, Yeah, that's fine. yeah. Wonderful. I mean, thank you so much इप्सा, Yeah, most बहुत welcome. आपने सिंप्लिसिटी से समझा दिया है, काफी Yeah. कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, काफी कुछ नई चीजें आपने बताई हैं. एंड ये जो एक्टिव और ये सारे चीजों का एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट आई थिंक Yeah. काफी सिंप्लीफाई किया है. वही हम ये रियल सॉल्यूशंस जो है उसी की बात करना चाहते हैं हम बिहाइंड द ब्यूटी में. सो थैंक यू Nice. सो मच फॉर Most गिविंग अस योर welcome. I टाइम. had a great time. या सेम, थैंक यू.